प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के बाद शुक्रवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज उड़ीसा के बारगढ़ से एक कुंडली आई है, जिनके पिता ने मुझे उनकी कुंडली भेजी है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये कार्यक्रम वो है जो आपको डबल स्पीड, जो दोगुने स्पीड पे देखने की आवश्यकता पड़ती है, और मैं समझता हूँ कि ये पूरे मन से देखने की बात होती है, जहाँ आप लग्न, नक्षत्र और कई सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। आइए, आपको मैं सबसे पहले इनकी कुंडली की 5 सबसे अच्छी बातें बता देता हूँ। जो कमजोरी होगी वो कल बताऊंगा। लग्न चर राशि का बना है और मेष राशि के अधिपति मंगल जो हैं वो जन्म कुंडली में देखिए कहाँ बैठे हैं, छठे भाव के अधिपति के साथ, और सूर्य के साथ बैठे हैं जो कि पंचम भाव के अधिपति हैं। लग्न और पंचम के अधिपति एक साथ बैठे छठवें भाव के अधिपति के साथ। इसका मतलब एक सीधा सा और ये हो जाएगा कि व्यक्ति के पास साहस बड़ी रहेगी और वो बार बार गिरेगा, बार बार उठेगा और अंतिम तक जीत हासिल कर लेता है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी कि अगर लग्नेश आपके जन्म कुंडली में छठे भाव में पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठे हों तो यश भी मिले, वो रिकग्निशन भी मिलती है, वो क्षमता व्यक्ति के पास होती है कि वो हर बार अपने आप को तोड़ने के बाद मजबूती से जोड़ देता है और व्यक्ति कृतज्ञ होता है, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होता है और कभी भी किसी का फायदा नहीं उठाता है। मतलब इसका ये एक और भी होगा कि अगर आपकी कुंडली के लग्नेश पंचम भाव के अधिपति के साथ कहीं भी बैठे होंगे, और खास करके जब छठे भाव के अधिपति छठे भाव में बैठे होंगे, तो ये विपरीत राजयोग बनता है, जिसके कारण विपरीत परिस्थितियां बनती हैं कई बार व्यक्ति के जीवन में स्टडी को लेकर के। मतलब एजुकेशन जो है वो थोड़ी बहुत बाधा से युक्त होती है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के, चाहे कंसंट्रेशन को लेकर के। पर व्यक्ति होता बुद्धिमान है और अपने मेहनत के बल पे कई बार अपने जीवन में बनने वाली विपरीत परिस्थितियों से लड़ करके सफलता का ऊंचा प्रभाव विकसित करता है। ये पहली बात जो अच्छी है। दूसरा, सूर्य जहां बैठे हैं वहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 चंद्रमा, ये कई तरीके से व्यक्ति को लाभान्वित कर देते हैं, जैसे यश, और कई बार व्यक्ति को ये थोड़े से यश, कीर्तिमान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा देने से अगर वही सूर्य चंद्रमा को देख लेते तो ये बात और भी बड़ी अच्छी हो जाती। पर इसका एक ड्रॉबैक ये रहेगा कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कई बार पेट से संबंधित समस्याओं से ग्रसित होता है या कमजोर होता है। पर मैं इसे यहाँ पे एक अलग तरीके से दृष्टिकोण से देखना अगर चाहूँ तो मंगल से चंद्रमा का छठे जाना, सूर्य से चंद्रमा का छठे जाना कुछ रोग पैदा कर सकता है, पर मंगल से चंद्रमा का छठे जाना या चंद्रमा से मंगल का 8वें जाना व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत समस्याओं के बाद व्यक्ति के पास साहसिक नेचर बना देता है, साहसिक नेचर का बना देता है। ये कहने का तात्पर्य। तीसरी सबसे अच्छी बात होगी कि भाग्य भाव के जो अधिपति हैं वो देखिए जन्म कुंडली में लाभ भाव के अधिपति शनि के साथ बैठे हैं, जिनका नीच भंग, गुरु जो नीच के बैठे हैं, जिनका नीच भंग शनि ने किया है। हालांकि यहाँ पे 2 तरीके से गुरु का नीच भंग होगा। पहला तो शनि यहीं बैठ जाएंगे और दूसरा डिग्री में 28 और 12 डिग्री का 16 अंशों का भेद है। अगर और थोड़े वो निकट आ जाते तो और भी अच्छे तरीके से उनका नीचभंग हो जाता। पर मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी ग्रह का जो नीचभंग होता है वो 4 तरीके से होता है, तो यहाँ पे 2 तरीके का नीचभंग होगा। एक और भी बहुत अच्छी बात होगी कि चंद्रमा से आप अगर देखेंगे तो चंद्रमा के ऊपर किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। चंद्रमा के ऊपर किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में जब देखेंगे तो शनि पे चंद्रमा का कोई असर नहीं, चंद्रमा के ऊपर शनि का कोई असर नहीं, राहु का इस भाव पे असर है, इस भाव में बैठे ग्रह का असर होगा, और मंगल, बुध, शुक्र, सूर्य किसी ने भी जो है वो चंद्रमा पे अपना प्रभाव नहीं डाला है। इस कारण से व्यक्ति के व्यक्तित्व पे बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो चुपचाप उसको जो राह बता दिया जाता है वो उस पर चलता रहता है और उसका कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल फिट बैठ जाता है। मतलब वो जो सोचता है वो उसको कर लेता है। ये तीसरी सबसे अच्छी बात है। चौथी सबसे अच्छी बात ये हो सकती है
शुक्र और चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्र में होना, क्योंकि शुक्र इनकी कुंडली के लिए धन भाव के अधिपति होकर के धन भाव को देखेंगे तो व्यक्ति को कई तरीके से धन कमाने का रास्ता खोलेंगे, रहस्यमयी बना देंगे, गुणकारी बना देंगे, छोटी छोटी बातों पे विचार करने वाला बना देंगे, चिंतन मनन अध्ययन अध्यापन और धार्मिक दृष्टिकोण दे देंगे। और उसके अतिरिक्त दाम्पत्य का सुख बड़ा बेहतर हो जाता है। ये चौथी सबसे अच्छी बात है। पांचवी सबसे अच्छी बात क्या होगी बताओ? चतुर्थ भाव के अधिपति का लाभ में जाना और चतुर्थ भाव के ऊपर गुरु और शनि जैसे ग्रहों की दृष्टि का पात होना। गुरु भाग्य के अधिपति इस कुंडली के लिए कारक और शनि इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, पर शनि की दृष्टि जब जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव पे पड़ेगी तो व्यक्ति के पास चल अचल संपत्ति खड़ा करने में कभी भी दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि गौर करिए तो यहाँ के जो अधिपति हैं चंद्रमा, वो मंगल के साथ एक ऐसे संबंध में है जहाँ व्यक्ति को साहसिक नेचर दे देता है। अब जरा यहाँ ये तो पांचवी सबसे अच्छी बात थी, लेकिन जब आप नवम भाव के अधिपति गुरु को देखते हैं और जब आप पंचम भाव के अधिपति सूर्य को देखते हैं तो देखिए गुरु और सूर्य इनका संबंध बन रहा है, क्योंकि गुरु ने सूर्य को देखा है। ये गुरु जो भाग्य के अधिपति हैं वो लग्न के अधिपति मंगल को देख रहे हैं, और यही गुरु जो भाग्य के अधिपति हैं वो जन्म कुंडली के छठवें भाव के अधिपति बुध को देख रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि लग्न, लग्नेश, छठे भाव के अधिपति और त्रिकोण के अधिपति यानी कि पंचम भाव के अधिपति सूर्य, अगर इन सब पे गुरु का असर रहेगा तो व्यक्ति के जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद, व्यक्ति के जीवन में पितरों का आशीर्वाद, व्यक्ति के जीवन में माता और पिता का आदर करने का भाव, व्यक्ति के जीवन में संस्कार से युक्त होने का भाव, व्यक्ति के जीवन में लाभ के संकेत कई गुना अधिक और अच्छे मिल जाते हैं। ये पांच सबसे अच्छी बातें। आपकी कुंडली में अगर इस तरीके के संबंध बन रहे होंगे तो निस्संदेह ये फलादेश आप कर सकते हैं। इसमें कमजोरी और मजबूती देखी जा सकती है, पर एक बात बताओ, इस कुंडली की कमजोरी क्या हो सकती है? इस कुंडली की कमजोरी हो सकती है गुरु का नीच होना। इस कुंडली की कमजोरी हो सकती है सूर्य का छठे में जाना। मंगल और बुध का छठे में जाना कमजोर नहीं होगा, पर सूर्य का छठे में जाना कमजोर हो सकता है। इस कुंडली में तीसरी कमजोरी वाली बात यह हो सकती है कि आगे शुक्र और केतु बैठे हैं। वृश्चिक के शुक्र अच्छे नहीं होते, तो कई बार पेट से नीचे, नाभि के नीचे का क्षेत्र प्रभावित होता है और वाणी का प्रभाव कमजोर हो जाता है। व्यक्ति के पास अनुभव में, और व्यक्ति कई बार स्त्रियोचित गुणों को रखने वाला, मतलब इमोशनल और ममतामयी ज़्यादा हो जाता है। इसे कई बार अच्छा भी कहा जा सकता है, पर कई बार इसके लोग लाभ भी उठाने लगते हैं। इस वजह से जातक के लिए इस बात के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि वो कई बार अपने लाभ को लेकर के कितना पॉजिटिव है, अधिकारपूर्वक कितना है। खाली वो कर्तव्य ही निभा रहा है या फिर अधिकारों की बात भी करना जानता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके अधिकारों का दोहन कोई और कर रहा हो और वो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया जा रहा हो। इससे वो समाज में कई बार पिछड़ सकता है। ये तीसरी कमजोरी वाली बात हो सकती है। दूसरी, तीसरी या चौथी कहें, आपकी कुंडली में एक और भी कमजोरी वाली बात होगी, जो गुरु को वक्री करते हुए देख रहा हूँ। अगर गुरु वक्री हो जाएंगे, 28 डिग्री के हैं, तो ये इस अवस्था में आकर के थोड़े अल्टीमेटली अच्छे परिणाम देने की कोशिश करेंगे, पर वस्तुतः वो गुरु वक्री हैं तो वो वहीं का संपूर्ण परिणाम देंगे। अब उनका भाव बदलेगा नहीं, मतलब वो अब जन्म कुंडली में नीच राशि का ही परिणाम करेंगे, वो उच्च के परिणाम से मुक्त हो जाएंगे। और इस कारण से हमें जातक के करियर वाले पोर्शन पे हमेशा ही ध्यान देने का भाव दिखना होगा। मतलब आप कभी भी इसको यूं नहीं छोड़ सकते कि चलो ठीक है जो कर रहा है सो कर रहा है, नहीं, आपको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी और आप ध्यान दोगे भी, क्योंकि वहाँ के अधिपति शनि वहीं बैठे हैं। तो ये जातक अपने पिता का संपूर्ण लाभ तो भोगेगा, पिता का संपूर्ण सुख भी भोगेगा। क्यों भोगेगा? क्योंकि पिता के जस्ट पिछले भाव के अधिपति के साथ शनि बैठे हैं। इसका कारण ये होगा कि व्यक्ति अपने पिता से सुख भोगे, पिता का लाभ ले, और पिता इसके लिए तत्पर भी होते हैं। माता भाव के अधिपति का लाभ में जाना ये महाभाग्यशाली योग जहां घटित कर रहा था, वहीं चंद्रमा के ऊपर किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, ये एक अलग तरीके का भाव सकारात्मक पैदा कर रहा है। ये सारी स्थितियां इस कुंडली को मजबूती देने के लिए और कमजोरी देने के लिए काफी है। धन भाव के अधिपति का अष्टम में जाना ये ठीक भी होगा
और कई बार व्यक्ति को गुप्त तरीके से धन भी दिलवा देते हैं। वहीं लग्न के अधिपति का छठे में जाना कई बार कमजोरी का कारण भी बनेगा, जहां व्यक्ति को मशक्कत और एक काम को 3 बार करने का दबाव काम करता रहता है। वहीं पराक्रम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में स्वग्रही होना ये व्यक्ति को मेहनती और न ही डरने वाला अर्थात निडर बनाने वाला होगा। चतुर्थ स्थान के अधिपति का लाभ में जाना लाभ के संकेत, पंचम भाव के अधिपति के छठे में जाना एजुकेशन में बाधाएं और कई बार संतान से दूरी या वैचारिक मतभेद ऐसा संभव है। या कई बार व्यक्ति के पिता आर्थिक रूप से कभी कभी परेशान होते देखे जाते हैं या कई बार ऋण वगैरह में फंसते या डूबते देखे जाते हैं। छठे भाव के अधिपति का यहीं बैठ जाना वक्री है, ये अपने पीछे भागेंगे, थोड़े से इनके परिणामों में यहाँ आने की प्रवृत्ति देखिएगी। इस कारण से व्यक्ति बुद्धिमान तो होगा ही, साथ ही साथ वो कई बार अपनी बुद्धि का बुद्धिमान होने के बावजूद भी सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है। ये एक दोष उत्पन्न हो सकता है या वाणी का प्रभाव वो 100% संपूर्ण तरीके से नहीं ले सकता या कई बार नहीं ले पाता है या कई बार सामने रखी हुई चीज़ भी उसे दिखाई नहीं देती है। मतलब सामने वाले के बारे में वो कई बार गलत निर्णय लेकर के उसके बारे में एक अलग व्याख्या शुरू कर देता है। मतलब जल्दबाजी में किसी भी तरीके का निर्णय नहीं लेना है और उस पर मंथन की आवश्यकता होगी। ये जीवन भर की बात है। सप्तम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में अष्टम में जाना धन धान्य का योग बनता है, पर दाम्पत्य को लेकर के आपको सावधान होने की आवश्यकता जरूर होगी, क्योंकि इस भाव से ठीक पीछे 3 घर मंगल, सूर्य और बुध आपकी पत्नी कई बार आप पे भारी न पड़ जाएं, ऐसा देखना होगा। और चूंकि आप जिम्मेदार ग्रह हैं, जिम्मेदार ग्रह से प्रभावित हैं, लायबिलिटी आपके पास है, आप विश्वसनीय हैं, आपके ऊपर कोई भी भरोसा कर सकता है और आप भरोसेमंद हो, पर सामने वाला कितना आपके भरोसे के काबिल है ये जानने की आवश्यकता आपको हमेशा ही पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि आपको कभी भी किसी के ऊपर भरोसा करने से पहले 10 बार विचार कर लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के अधिपति शतभिखा नक्षत्र में बैठे हैं और चतुर्थ स्थान पे गुरु शनि का प्रभाव है, तो ये पॉजिटिव तो हैं, पर कहीं ना कहीं चंद्रमा के दोनों तरफ राहु केतु का प्रभाव है। इस कारण से चतुर्थ भाव थोड़ा बहुत कमजोर भी होगा। क्लियर है? चतुर्थ भाव के कारक ग्रह पे गुरु की के ऊपर राहु की दृष्टि, गुरु राहु का प्रभाव, व्यक्ति तटस्थ होकर के धर्म का पालन करता है, कभी कभी झूठ भी बोलेगा और कभी कभी उस पर कलयुग का असर भी होगा और कभी कभी वो झूठ, मंद, मात्सर्य, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रभाव, अभाव इन सबसे होता हुआ पूर्व के जीवन में कष्ट, बाद के जीवन में थोड़ा कष्ट भोगता हुआ जीवन की आयु पूरी कर लेता है। 53वें से 55वें वर्ष के बाद एक ऐसी बीमारी पकड़ देती है जो व्यक्ति के साथ जाती है। इनकी कुंडली में इतनी सारी बातें मैंने बताई। अब आपको इनकी कुंडली के पंचांग पे लेके आता हूँ। अब आइए मैं आपको इनके पंचांग से मिला देता हूँ। 2078 विक्रम संवत 1943 शक संवत आनंद नाम के संवत्सर में इनका जन्म हुआ है और दक्षिणायन में इनका जन्म हुआ। आनंद, आनंद, सानंद। और ये जो स्थिति होती है, जैसे कि आप जब विचार करें तो संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। मतलब व्यक्ति जो है वो कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेता है और बेहतर प्राप्त करता है। दक्षिणायन में जन्म होने से एक बार जो ऐसी स्थिति होगी जहाँ पे पिता और पुत्र जो है वो एक साथ सामने सामने खड़े होंगे और मतभेद की स्थिति बन सकती है। और जीवन में जो शुक्ल द्वादशी के चंद्रमा हैं ये सब कुछ देने वाले और विधाता बन जाएंगे। मतलब एक ऐसी कुंडली जहाँ पे चंद्रमा सर्वोत्तम स्थिति में जातक के साथ खड़े रहेंगे और जातक को हमेशा ही बेहतर देने का परिणाम दिखाते रहेंगे। मतलब एक बात और भी कही जा सकती है कि अगर व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मजबूती से खड़े हों, जैसे कि इनकी कुंडली में है, शुक्ल पक्ष के द्वादशी के चंद्रमा सर्वोत्तम और पूर्णेंदु बनाने के लिए, मतलब उसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती और जातक हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ और उत्तम स्थिति को प्राप्त करता है। अगर शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा होंगे तो सरकारी नौकरी के योग बढ़ेंगे, लाभ के संकेत बढ़ते हैं। और एक बात और भी है, मैं जहां तक समझता हूं कि शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा अगर बेहतर बन रहे हैं और अगर वो किसी से भी प्रभावित नहीं है, मतलब किसी भी शुभ ग्रह और अशुभ ग्रहों का कोई उन पे प्रभाव नहीं है, तो ये एक अच्छी बात भी हो सकती है। जहां आपकी कुंडली अगर चंद्रमा से संपूर्ण प्राप्त लाभ कर रही है तो आपको इस मामले में कभी भी अपने आप को संकोच में नहीं रखना चाहिए कि मेरे कुंडली में धन की स्थिति कैसे रहेगी, मेरी कुंडली में दाम्पत्य का सुख कैसा रहेगा, मेरी कुंडली में आर्थिक उन्नति कितनी है। ये सब आपके पक्ष में ही आते और खड़े दिखाई देते हैं। इनका जन्म शनिवार को हुआ है, जो व्यक्ति को कुंठा से ग्रसित कर सकता है। जहां इस जातक के पिता और माता को इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हो रही है कि
जो लक्ष्य जातक ने बनाए हैं, ध्यान से समझिए, जो लक्ष्य जातक ने बनाए हैं उसके लिए उसने मेहनत कितनी कर रही है या फिर वो कितनी मेहनत कर रहा है। जैसे वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऊंचे लक्ष्यों को बनाने के बाद लक्ष्य जो उसने बनाए हैं उसमें अपना संपूर्ण नहीं दे रहा। ये स्थिति यहाँ पे इनके जीवन को कई बार डिप्रेसिव बना सकती है, या जातक को कई बार ऐसी स्थिति में लेके जा सकती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो है सो है, नहीं है तो नहीं मिला। ये भाव विकसित होकर कई बार व्यक्ति डिप्रेस्ड फील करता है, यानी कि वो अपने संपूर्ण ऊर्जा का संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है। हमें यहाँ पे काम करने की आवश्यकता होगी, आलस्य ना हो, कहने का मतलब है। बहुमुखी प्रतिभा का धनी, शतवी का नक्षत्र, गंड योग थोड़ा कमजोर स्वास्थ्य से, भवकर्ण शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण भविष्य में झांकने की क्षमता, और अद्वितीय विलक्षण प्रतिभा का धनी, जहां व्यक्ति कई बार अपने यश, शौर्य और पराक्रम से गर्दन कटने तक अपने जीवन को जीता है और बहुत बेहतर स्थिति में जीता है। पंचांग में सबसे अच्छी बात तो है ही, क्योंकि चंद्रमा बहुत अच्छे हैं। पंचांग में सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति मेहनती होगा। पंचांग में सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति लाभकारी है और वो कभी भी किसी भी तरीके से मैं नहीं समझता कि परेशान होने वाला है। मतलब आपकी कुंडली का पंचांग अगर आपके साथ है तो आप ये कह सकते हैं कि कुंडली अच्छी और मजबूत बन सकती है। भाव के आधार पर अगर बात करें तो कुंडली के 1, 2, 3 भाव खाली हैं, पंचम भाव खाली है और वहीं नवम भाव भी खाली है। इस भाव के ठीक पीछे शुक्र का बैठना और आगे शनि, गुरु का बैठना, पीछे केतु और आगे शनि, एक शुभग एक पापक, एक शुभग और एक पापक, मतलब इसको एक मिला जुला परिणाम देते देखा जा रहा है। चंद्रमा से ठीक 4 घर आगे राहु का बैठना इस भाव में वृद्धि या कमजोरी दे सकते हैं, कमजोरी ज्यादा। और बुध और मंगल और सूर्य का यहाँ बैठना पर गुरु की दृष्टि, ये कई चीजें जो है वो व्यक्ति को मिल रही हैं। जैसे व्यक्ति को ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा मिलेगी, वो आशा नहीं छोड़ेगा और लाभ के संकेत मिलेंगे। व्यक्ति स्वास्थ्य में पेट से संबंधित समस्याओं से और गैस्ट्रिक पेशेंट आदि से परेशानी मिल सकती है, हो सकता है या बन सकता है। अभी इनके ऊपर से 2033 के 8वें महीने तक राहु की दशा चल रही है, जहां मैं ये बात समझ रहा हूं कि व्यक्ति को सबसे पहले जैसे ही थोड़ा और बड़ा हो तो 5-7 साल के बाद इनको लाजवर धारण करा देना चाहिए, गले में पेंडेंट बना करके। और अभी वस्तुतः अगर हो सके तो इनको कम से कम इनके हाथ से एकादशी के दिन या चतुर्थी के दिन कुछ दान वगैरह या इनके नाम पे पूजा पाठ वगैरह करा देना चाहिए, एकादशी या चतुर्थी। क्लियर है? एक एक ग्रह पे अगर चर्चा करेंगे तो सूर्य के पास ऊर्जा है, पर उनकी डिग्री कम होने से और आपकी कुंडली में आत्मगारक ग्रह के रूप में उपस्थित होने से और नवांश कुंडली में वर्गोत्तम हो जाने से, मतलब वही 6 नंबर में यहां भी बैठे हैं, नवांश में भी 6 नंबर में, व्यक्ति के पास साहस की कभी कमी नहीं रहेगी और व्यक्ति बलशाली होगा, क्योंकि मंगल भी अपने ही नक्षत्र के बैठे हैं। यहाँ सूर्य और मंगल जब जन्म कुंडली में एक साथ बैठेंगे, पर ये दोनों ही डिग्री में 15-20 डिग्री से बाहर जा रहे हैं, तो दोनों का प्रभाव कई बार क्षीणता को प्राप्त होने वाला दिख रहा है। मेष लग्न की कुंडली के लिए मंगल और सूर्य दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं, पर ये यहाँ पे बुध और मंगल का प्रभाव छठे भाव के लिए अच्छा होगा। छठे भाव में सूर्य भी खराब नहीं होते, पर वस्तुतः वो क्रूर ग्रह होते हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति के व्यय में असंतुलन कर देते हैं, मतलब व्यक्ति की ऊर्जा, व्यक्ति की क्षमता, व्यक्ति का आत्मबल, व्यक्ति का महत्वाकांक्षी होना, ये सब थोड़े थोड़े निगेटिव जाने लगते हैं। इसका मतलब है कि हमें सूर्य की आराधना, सूर्य की उपासना, रविवार को नमक और गाय की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, मंदिर की दर्शन का काम, ये सारी चीजें जीवन में शामिल करनी ही होगी। और विशेषतः भगवान राम यानी कि ठाकुर जी की पूजा अवश्यम भावी है, ये जरूरी है। चंद्रमा की जो स्थिति बन रही है, शतभिखा नक्षत्र, डिग्री में 11 डिग्री, और अवस्थागत अगर आप देखेंगे तो वो जहां 11 डिग्री पे बैठे हैं, उस भाव के अधिपति जहां वो बैठे हैं उसके ठीक निकट बैठे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास एक अलग तरीके का शांति क्षेत्र विकसित होगा, जो उसके ऑरा को समाज में ऐसा बनाने का काम करेगा कि व्यक्ति झगड़ालू नहीं है और वो संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि में चंद्रमा का बल प्राप्त करता रहे। सुख भाव के अधिपति होंगे चंद्रमा, लाभ में बैठेंगे और किसी पाप ग्रह का कोई प्रभाव उनको प्रभावित नहीं करेगा। इस कारण से लाभ के अच्छे संकेत मिलेंगे। पर लाभेश शनि स्वग्रही हैं तो शश महापुरुष योग का प्रभाव भी बनेगा। केंद्र में गुरु, किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रह, यश केंद्र बृहस्पति, व्यक्ति के जीवन को संतुलित करने के लिए काफी होंगे। पर वाली बात जो है कि चंद्रमा के ठीक पीछे गुरु के बैठने से व्यक्ति कई बार जिद्दी, हठी और गुस्सैल हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है
तो नेचर को एक शुभता या शुभ लक्षणों में कमजोर होते देखा जाता है। क्योंकि लग्नेश गुरु से दृष्ट हैं तो कहीं ना कहीं जातक बुद्धिमान, यशस्वी, ओजस्वी और दिव्य वाणी को धरने वाला हो जाता है। क्लियर है। अब बात अगर मंगल की करेंगे तो मंगल आपकी कुंडली के लिए लग्नेश होते हैं और अष्टमेश होते हैं। ये दो भाव के अधिपति हुए और बैठ गए छठे में जाकर के, छठे भाव के अधिपति के साथ। ये क्रिएटिविटी व्यक्ति के पास बहुत अच्छी हो जाएगी। चित्रकारी, पेंटिंग और कुछ नया बना देना, कुछ नई चीजें सीख लेना, जल्दी से किसी चीज को कॉपी कर लेना, शिक्षकीय गुण और अपने घर के व्यवसाय को संभाल लेना, पिता के व्यवसाय को संभाल लेना, पूर्वजों के व्यवसाय को संभाल लेना, पिता के काम में हाथ बटा देना, ये सारी चीजें जातक के पास रहेंगी। वो तुरंत ही सामने वाले की परिस्थिति को और सामने वाले की स्थिति को ताड़ जाता है, संभल जाता है और तुरंत ही अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। मतलब वो एडजस्टेबल है, वो तुरंत ही कॉपी करने को तैयार है, वो तुरंत ही सामने वाले की मानसिकता को समझने वाला है। मंगल और बुध जब एक साथ जुड़ जाएंगे तो खेल भाव से, प्रतिस्पर्धा से व्यक्ति को युक्त कर देंगे और जीवन में किसी भी स्थिति को वो कमजोरी से नहीं, मजबूती से निपटाने वाला बन जाता है। मंगल की चौथी दृष्टि भाग्य भाव पे मित्र की, तो बहुत अच्छी बात होगी। मंगल की सातवीं दृष्टि यहाँ पे मित्र की, ये भी अच्छी बात होगी। और मंगल की आठवीं दृष्टि तो अपने भाव पे पड़ेगी ही। इस कारण से मंगल यहाँ कहीं से भी विपरीत परिणाम देने वाले नहीं बनेंगे। पर एक स्थिति जो होगी वो जातक को परेशान कर सकती है और वो होगी राहु की दृष्टि बुध पे, राहु की दृष्टि मंगल पे और राहु की दृष्टि सूर्य पे। पर जो दृष्टि राहु ने देखा है वो गौर से देखिएगा तो यहाँ पे खराब दृष्टि नहीं है, क्योंकि कन्या राशि बनी है और कन्या राशि पे राहु की दृष्टि खराब नहीं होगी। पर इस लग्न के लिए राहु अच्छे नहीं होते, तो जितनी कमजोरी बनी राहु की उतना उसका जो है वो भरपाई गुरु की दृष्टि पड़ जाने से हो भी जाएगी। क्योंकि मेष लग्न के लिए कम से कम वो तो एक अच्छे भाव के अधिपति होते हैं, 12वें के अधिपति हैं, इस वजह से थोड़े बहुत असंतुलन के साथ, थोड़े कमजोरीपन के साथ वो परिणाम देंगे। लेकिन हम भरोसा कर सकते हैं इस बात पे कि नहीं, मेरे पास मेरे लग्न के ऊपर और लग्नेश के ऊपर कम से कम गुरु का प्रभाव है। कंफ्यूजन राहु की दशा में जरूर बन सकती है, इस वजह से कई बार हमें सावधान भी रह लेना चाहिए। मंगल अपने नक्षत्र के हैं, इस वजह से विशेष परेशानी नहीं है। वो आपको संतुलन में रखने के लिए काफी है और वो संतुलित आपको करते भी रहेंगे। उस राहु का प्रभाव मंगल को प्रभावित करेगा, राहु में मंगल, राहु में शनि की दशा में, शनि मंगल राहु केतु की दशाओं में। लेकिन वहां पे मंगल में राहु वाली जो दशा रहेगी या राहु में मंगल वाली जो दशा रहेगी, हालांकि अब वो अंतिम समय में है, 2032 में है, उस समय व्यक्ति के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। क्लियर है। बुध जो है वो इनकी कुंडली में पीछे जाकर के परिणाम करेंगे, मैंने जैसा कि बताया था, और वो 16 डिग्री के हैं, कुमार अवस्था के होंगे, और नहीं, कुमार अवस्था उनकी युवा की होगी। और ये अवस्था हस्त नक्षत्र, जिसके कारण कि चंद्रमा अगर बढ़िया बैठे हैं, चंद्रमा भी खराब नहीं है, यानी कि बुध के पास बल होगा और वो बेहतरीन है, क्योंकि जिस राशि के अधिपति है वो बुध, वो वही राशि का अधिपति बैठा है। इसका कारण कि व्यक्ति घूस करके घर में मार गिराए और कोई इसका बाल भी ना पकड़ पाए। ये स्थिति व्यक्ति को पांडित्य का कर्म करने वाली, बुद्धि से धन कमाने वाली, विलक्षण प्रतिभा का धनी बनाने वाली, क्रिएटिविटी देने वाली, संकुचित विचारधारा न रख करके उदार मना बना देने वाली, और व्यक्ति के पास आत्मबल की स्थिति इतनी ज्यादा प्रखर होती है, बुद्धिमान और यशस्विता इतनी बड़ी होती है कि वो पंडितों के द्वारा पूजा जाने वाला हो जाता है। ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों का पूजक और गाय की सेवा और नारायण की उपासना, ये सब इनकी कुंडली में गुरु की दृष्टि और बुध के छठे भाव में बैठे होने के कारण मिल जाएगा। क्लियर है। बुध की एकमात्र दृष्टि होगी जन्म कुंडली के 12वें भाव पे, और वो दृष्टि पड़ेगी नीच की। इसका मतलब व्यक्ति को अपनी वाणी पे, अपने लेखनी पे और अपने बुद्धि को सही दिशा में ले जाने का दबाव बुद्धि के ऊपर रहेगा, मतलब बुध के ऊपर रहेगा। आप जब गौर करें तो सूर्य छठे में, मंगल छठे में, बुध छठे में, जहां सूर्य के छठे भाव में बैठने का परिणाम मैंने बहुत अच्छा नहीं बताया था, क्योंकि वो नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। इस कारण से हमें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मतलब व्यक्ति को अपने खर्च पे नियंत्रित हमेशा ही भाव रखना होगा, नियंत्रण की आवश्यकता होगी। नैतिक तत्वों से ये जातक कभी भी कमजोर नहीं होगा, मोरालिटी बनी रहेगी और नैतिकता से अपने पद को और प्रतिष्ठा को पाने वाला होगा। गुरु और शनि का एक साथ बैठना, सरकार से जोड़ करके काम करने वाला, चतुर्थ भाव के अधिपति और जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति का सीधा संबंध तो नहीं बन रहा, पर बुध जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं अगर आप गौर करते हैं तो गुरु से देखे जा रहे हैं, जो कि छठे भाव के अधिपति हैं, जो कि भाग्य भाव के अधिपति हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की पैतृक संपत्ति का लाभ नुकसान में नहीं होता और व्यक्ति अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है। क्लियर है। अब बात गुरु की करते हैं।
इस कुंडली के लिए गुरु भाग्य भाव के अधिपति होने के साथ साथ 12वें के अधिपति होते हैं। अब जरा ध्यान से विचार करिए, तो यहाँ पे गुरु को हमें कैसे परिणाम में देखना होगा कि वो कैसे परिणाम करेंगे। तो सबसे पहले तो 12वें भाव के अधिपति वो बाद में होंगे, पहले तो चक्र में घूमेंगे तो नवम भाव उनका मिलेगा, तो नवम भाव के अधिपति होकर के दशम में बैठ गए, यानी कि त्रिकोण के अधिपति हुए और केंद्र में बैठ गए और लाभेश के साथ बैठ गए, यानी कि लग्न कुंडली में लाभ के अधिपति और भाग्य के अधिपति का संबंध एक साथ हुआ ना। और यहाँ पे वो जो है वो अगर वक्री नहीं होते, यानी कि गुरु जब वक्री होंगे तो वो भाग्य के प्रभाव को थोड़ी बहुत कमजोरी के साथ देंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो वो वक्री हो गए, उसके पहले वो 28 डिग्री के हैं, और तीसरे नंबर पे कि वो अपने मित्र के साथ नहीं बैठे, चौथे नंबर पे उन पे राहु की दृष्टि है। और गौर करिए तो उस गुरु के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। तीसरी के बाद चौथी सबसे कमजोरी गुरु को ये मिलेगी कि उनके ठीक आगे चंद्रमा है, इससे चंद्रमा का बल तो चलो ठीक है, पर कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव थोड़ा कमजोर होता है। इसलिए देखा जाएगा क्योंकि गुरु जिस राशि में बैठे हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि गुरु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति इस कुंडली के लिए अच्छा नहीं होता, पापी ग्रह के रूप में ही वो जाने जाते हैं और बहुत अच्छे मित्र भी नहीं होते। अलग बात है कि शनि को ना चाहते हुए भी गुरु को बल देना पड़ता है, और वो क्यों देना पड़ता है? क्योंकि गुरु भी गुरु होते हैं और शनि भी गुरु होते हैं। और विधाता ने जब बात रखी तो ये देखी कि देखो शनि, ये देवताओं के गुरु हैं पर तुम दैत्यों के गुरु नहीं हो, तुम दुख के गुरु हो, तुम दुख हो। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शनि और गुरु में एक आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, जो गुरु की तरफ से नहीं होती, वो शनि की तरफ से होती है। जहां पे शनि जो है वो कई बार अपने आप को उस स्तर तक ले जाने के लिए अपने आप को प्रोत्साहित खुद से करते हैं कि मैं भी गुरु के जैसा बन जाऊं, लेकिन वो हो नहीं पाता। कई बार गुरु जो है वो उनको तुच्छ और हेय मानने की भूल कर बैठते हैं, या कई बार वो मान भी बैठते हैं, जिसमें वो एक बार सफल भी हो जाते हैं। क्योंकि गौर करिए तो ये मेष लग्न की कुंडली जहां पे भाग्य भाव के अधिपति के साथ लाभेश का बैठना, मुंह टेढ़ा करके शनि उनको अपने घर में बिठाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़े खुश भी होंगे कि मेरे घर में कुछ ना कुछ तो अच्छा बैठा है कि नहीं बात? मेरे घर में कुछ ना कुछ तो अच्छा बैठा है, भले वो मेरा दुश्मन है पर वास्तव में वो है अच्छा, क्योंकि ये बात शनि को पता है। लेकिन ये बात गुरु को इस वजह से खल जाती है क्योंकि मैं एक अच्छे व्यक्ति के साथ नहीं बैठा हूं, तो वो थोड़े बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं उस भाव को, या अपने आप को कमजोरी से देखने लगते हैं, या अपने प्रभावों को मिनिमाइज कर देते हैं। लेकिन जो मिनिमाइजेशन होता है वहां पे वो कहीं ना कहीं गुरु इस बात से फिर से खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम मुझे एक ऐसा भाव मिला है जो चारों केंद्र में से सबसे ज्यादा मजबूत है, जहां का कारक क्षेत्र मुझे मिला होता है। मतलब मैं अपने कारक क्षेत्र में ही बैठा हूं, किसी ऐसे वैसे जगह पे नहीं बैठा हूं। अगर मेरी कमजोरी इस बात से हो रही है कि मैं नीच राशि में बैठा हूं, तो मेरा कम से कम जो मुझे बिठाया है वो कम से कम कुछ मुझसे मित्रता ही करना चाहता है, भले ही वो मुझसे कमजोर है या चांडाल है कि नहीं बात? तो ये एक अच्छी बात हो सकती है, परंतु चूंकि वो राहु से देख लिए जा रहे हैं, इस कारण से उनके प्रभाव में थोड़ी सी कमजोरीपन का एहसास भी देखने को मिलेगा। उनकी 5वीं दृष्टि यहाँ पे ठीक नहीं होगी, उनकी 7वीं दृष्टि यहाँ पे अच्छी होगी, उनकी 9वीं दृष्टि यहाँ पे सामान्य होगी। मतलब 5वीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो धन में एक सामान्य सा लाभ देंगे, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी जो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति और चल अचल संपत्ति में गुरु का प्रभाव मिल सकता है गुरु की दशा में। और वहीं 9वीं दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली में बुध मंगल और सूर्य पे, तो शिक्षकीय गुण और व्यक्ति में एजेंट बनने का भाव, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ करके काम करना, और कई बार व्यक्ति को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना और बड़े व्यवसाय का मालिक बना देने वाला बना देंगे, जो व्यक्ति अपनी गद्दी संभाल सकता है, ये गुरु। शुक्र इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, मतलब सप्तम और द्वितीय के अधिपति हो जाएंगे तो मारक हो जाए, और सप्तम के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली में 8वें में बैठे राहु से दृष्ट है। राहु शुक्र का संग खोजते हैं, शुक्र राहु से प्रसन्न हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जातक के समय में राहु में शुक्र वाली जो दशा आएगी वो धन कमाने के लिए तो आएगी, पर उस दौरान व्यक्ति को इस बात पे भी फोकस रखना चाहिए कि मैं धन का समायोजन, और व्यक्ति का प्रयास इस बात पे निर्भर करता है या करना होगा उस समय कि मैं कितना धन बचा पाता हूँ। ये राहु में शुक्र 2027 में होंगे जो कि यूं निकल जाएंगे, पर इसके बाद जो गुरु की दशा आएगी
वो जातक के जीवन में शैक्षणिक रूप से, जातक के जीवन में उच्च शिक्षा के लाभ के रूप में, और वाहन के सुख के रूप में, पिता के सुख के रूप में, पिता के कारोबार के सुख के रूप में, पिता के कारोबार को ऑटो पायलट मोड में ले जाने में, ये सारी चीजें जातक के जीवन में देखने को मिलेंगी, जो कि गुरु की दशा में। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में 15 डिग्री के हैं, कमजोर नहीं है, अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति शनि दशम में बैठे हैं, कम से कम अच्छे हैं। और गुरु जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके अधिपति अगर अष्टम में नहीं बैठे होते तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात हो सकती थी। पर कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी है और व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र कमजोर नहीं होगा। वो जातक समाज में प्रतिष्ठित और घूम घूम करके पैसे कमाने वाला हो जाता है। क्लियर है? शुक्र का प्रभाव धनदायक है, कई बार अचानक, अनायास और कई तरीके से व्यक्ति के पास धन मिल जाता है। यहाँ पे व्यक्ति शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि से भी धन कमा सकता है। शुक्र जो है वो 15 डिग्री के और जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति देखिए जन्म कुंडली में निकटस्थ, इस वजह से तात्कालिक मित्रता का भाव रहेगा और ये भी विपरीत राजयोग बने, क्योंकि जन्म कुंडली में गौर से समझिए तो बुध मंगल के कारण यहाँ पे विपरीत राजयोग बने, यानी कि मंगल और बुध की दशाएं आरंभ में हो सकता है कि थोड़े कष्ट दे, पर बाद में जाते जाते ये बहुत ही लाभ के योग जागृत कर सकते हैं। शनि इनकी कुंडली में अच्छे नहीं होते और जन्म कुंडली में वो जो शनि बैठे हैं वो दशम में बैठे हैं, शश महापुरुष योग का लाभ मिलेगा, पर ये पंच महापुरुष योग में बनने वाला सबसे अच्छा योग नहीं होता। इनकी दृष्टि यहाँ के लिए कमजोर, इनकी दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी नहीं, इनकी दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी होगी। मतलब दो भावों पे शनि का प्रभाव अच्छा होगा, एक दशम पे और एक सप्तम पे। इसका मतलब है कि व्यक्ति का दाम्पत्य और इसका मतलब है कि व्यक्ति का अनुशासित होना, ये दोनों अच्छे देखे जाएंगे। इस शनि के ऊपर से राहु का प्रभाव और इस शनि के ऊपर गुरु का प्रभाव जातक के जीवन में थोड़े बहुत संतुलन के साथ व्यक्ति के करियर को आगे बढ़ाने वाले होंगे। शनि की दशा में सबसे ज्यादा हमें करियर पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी, विशेषतः राहु में शनि वाली बात। अगर वो ना हो पाए तो शनि वाली जो बात होगी, जो गुरु के बाद होगी, उसमें शनि राहु का जो संबंध बनेगा, जो शनि गुरु का संबंध बनेगा, उसमें जो शनि और मंगल का संबंध बनेगा, उसमें जो शनि और चंद्रमा का संबंध बनेगा, वो देखने लायक होगा अच्छाई के तौर पे। तो ये बात यहाँ तक रही। राहु जन्म कुंडली में 8 डिग्री के हैं, सामान्यतः इस कुंडली के लिए वो अच्छे नहीं होते, पर वो वृषभ राशि में उच्च के होकर के बैठे हैं, डिग्री वाइज वो ठीक है, खराब नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में सामने से उनके द्वारा देखा जा रहा है और ये केंद्र में नहीं बैठे हैं, इस कुंडली के मारक ग्रह के मारक भाव में बैठे हैं। राहु की दशा में सावधानी से विशेष सुरक्षा के दृष्टिकोण और घेरे में रखने की बात होगी। उसके अतिरिक्त मैं एक बात कहूंगा तो ये राहु जो इनकी कुंडली में नवांश कुंडली में जो बन रहे हैं वो मीन के बन जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इस कुंडली में यहाँ पे वृषभ के जिसके अधिपति शुक्र अगर उनको नहीं देखते तो एक कमजोरी राहु को जरूर ही बन जाती, जहां पे राहु को कई बार कमजोरीपन का एहसास करा सकती थी या राहु की दशा को कमजोर बना सकती थी। पर जो वो अशुभ बन रहे थे उसमें वो समता का यानी कि समता, यानी कि न तो अच्छा न तो बुरा, यानी कि ये बहुत एक अच्छी बात होगी कि ये चलो ठीक है कि आरंभ में ही राहु की दशा निकल जाएगी, जो जातक के पिता को परेशान कर सकती है, जातक के कुटुंबजनों को परेशान कर सकती है, जातक के ऊपर इसका असर नहीं दिखेगा। वो छोटा है, चिल्लाएगा, रोएगा, परेशान करेगा, ये एक सामान्य सी बात होगी, क्योंकि वो उसका दुख ना तो कोई समझ सकता है और ना कोई जान सकता है, वो अपनी बात रख नहीं सकता। ये इस कारण से कई बार उसके माता पिता को परेशानी में देखा जाता है। क्लियर है? केतु यहाँ पे पेट से संबंधित समस्याएं पैदा करने वाले बन रहे हैं, इस वजह से पेट से संबंधित समस्या ना हो इसका ख्याल रखना चाहिए। इनकी कुंडली में मैं जो बात कहूँ, षडबल में चंद्रमा, शुक्र और शनि अच्छे बन रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि हमें हमारी कुंडली में माता का लाभ मिलता दिख रहा है, हमें हमारी कुंडली में पिता का लाभ मिलता दिख रहा है, हमें हमारी कुंडली में करियर का लाभ मिलता दिख रहा है, हमें हमारी कुंडली में समाज का लाभ मिलता दिख रहा है। ये 3 से 4 चीजें जीवन में हमेशा रहेंगी। भाव के आधार पर अगर आप गौर करें तो पंचम भाव थोड़ा कमजोर हो रहा है, नवम भाव थोड़ा कमजोर हो रहा है, अष्टम भाव थोड़ी कमजोरीपन के साथ, लेकिन सम संख्या की राशि में शुभ ग्रह का बैठना और पापक ग्रह की राशि में शुभ ग्रह का बैठना थोड़े से उहापोह की स्थिति के कारण कई बार रिसर्च वाला क्षेत्र व्यक्ति का कमजोरीपन के साथ बीतेगा। एकादशवां भाव बहुत अच्छा होगा और धन भाव के अधिपति का धन भाव को देखना कुंडली को मजबूती दे सकते हैं। धन के मामले में ये कुंडली कितनी आगे रहेगी? लग्न के अधिपति का छठे में जाना, ऋण में व्यक्ति जा सकता है,
इसलिए देने से बचना चाहिए। चंद्रमा अच्छे हैं, इस वजह से व्यक्ति के पैसे अटकेंगे नहीं, कम से कम ये बात एक अच्छी होगी। धन भाव के अधिपति का धन को देखना धनाढ्य योग बनाएगा। पराक्रम भाव के अधिपति का छठे में जाना ये भी कहीं ना कहीं से ठीक ही हो, पर एक अद्भुत बात ये होगी कि उस भाव के ठीक पीछे राहु बैठे हैं, जो कई बार व्यक्ति को छोटे भाई बहनों के लाभ से रुख मोड़ने का प्रभाव दिखता है, या छोटे भाई बहन ना के बराबर होते, या अगर होंगे भी तो उनका सुख उनको नहीं मिलेगा। चतुर्थ भाव के अधिपति का लाभ में जाना ये अच्छी बात होगी। पंचम भाव के अधिपति के छठे में जाना ठीक नहीं होगा। छठे भाव के अधिपति का छठे में बैठना अच्छी बात होगी। सप्तम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना धनदायक, ससुराल धनवान और ससुराल में आदर और पत्नी सुंदर और दाम्पत्य बेहतर ये मिल जाता है। अष्टम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में छठे में जाना विपरीत राजयोग, जहां व्यक्ति के जीवन का आरंभ थोड़ा कष्ट, बाद में थोड़े थोड़े कष्ट के साथ व्यक्ति का जीवन बीत जाता है। नवम भाव के अधिपति का दशम में जाना योग कारक और राजयोग कारक की स्थिति शनि के साथ बैठने से लाभकारी और महाभाग्यशाली योग बनेगा। सरकारी नौकरी के चांस बनेंगे और व्यक्ति सरकार से जुड़ करके कोई काम कर सकता है। दशम भाव के अधिपति का दशम में बैठना लाभ के अधिपति का स्वग्रही होना लाभ की स्थिति को मजबूत करेगा। व्यक्ति जिस चीज के लिए भी मेहनत करेगा उसमें सफलता के संकेत मिलेंगे। बाकी की चीजें कल बताऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।